Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ. तो आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो 10th फेल होकर भी इतना सक्सेसफुल है और तो और प्राइम मिनिस्टर एप्रिसिएशन लेटर भी उन्हें मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल शर्मा जी की। और तो और 7 सालों से इनने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। तो कैसे हो आप? भाई आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो क्या ये सच बात है कि आप 10th में फेल हो गए थे? जी हाँ, मैं 10th में फेल हो चुका था। यस, ये सही बात है। आई एम अटेंशन पर्सन। तो आपको बुरा नहीं लगा था कि यार मैं फेल हो गया या कैसे? एक्चुअली देखो, बुरा तो आप जीवन में आप कभी भी फेल होते हो तो आपको बुरा तो लगता है, बट मेरे स्कूल डेज में आई वॉज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन था, तो क्लासेस वगैरह स्पोर्ट्स के चक्कर में ज्यादातर बंद हो जाती थी और पढ़ाई में मुझे उतना ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पोर्ट्स में था, मस्ती में था, तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो यस, दिस इज अ ट्रू कि आप 10th पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली 10th में फेल होने के बाद में पेरेंट्स के रिएक्शन, माय मॉम वाज बहुत नाराज थी मुझसे। हाँ, बट मेरे फादर बहुत काम पर्सन थे, तो ही सेड कि क्या करोगे आगे, किस तरीके से करना है। तो यस, पेरेंट्स थोड़े नाराज तो थे, बट मेरे डैड का मुझे काफी सपोर्ट था। तो 10th में फेल होने के बाद आपने क्या सोचा, वापस रिपीट करूंगा या कुछ और ही करूंगा? देखिए, मैंने पहले सोचा तो था कि आई विल डू, कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चा एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ ले ताकि उसकी लाइफ सेटल रहे, एंड एजुकेशन इज मस्ट। तो यस, मैं उसको करना चाहता था, बट मेरे साथ 10th में थोड़ा सीन डिफरेंट था। और सीन डिफरेंट ये था कि जैसे 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट में से मैं 6 सब्जेक्ट में फेल था और खाली 2 सब्जेक्ट में पास था। तो मैंने रीअटेम्प्ट किया था, बट व्हेन आई वाज रीअटेम्प्टिंग इट, और पहला ही पेपर इतिहास का था, हिस्ट्री का था। तो आई रिमेम्बर दिस कॉन्वर्जेशन विथ मी कि मैं ट्रेन से, हमारे बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन होती है, तो मेरा सेंटर कहीं और आया था। तो मैं जो एग्जाम देने गया था, तो मुझे क्लियरली मालूम था कि मेरा क्या चीज मतलब होने वाला है आगे। तो आई वॉज कमिंग बाय द ट्रेन, और मुझे एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हिट करी उस वक्त, वो ये करी कि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो मतलब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, खास करके मेल में, तो वो मिठाइयाँ बांट रहे थे। मेरे बच्चे का ये कॉलेज में एडमिशन हो गया 10th के बाद, उसके इसमें ये हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली ये फील हुआ कि यार मैं मेरे पेरेंट्स को ये खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। एंड स्पेशली माय फादर, क्योंकि मैं एक अलोन सन था, एंड मैं अपने पेरेंट्स के बहुत टाइम के बाद में मैं उनके जीवन में आया था। माय डैड वाज आल्सो क्वाइट अ बिट एजेड, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं अपने पेरेंट्स को ये खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। तो यस, आई अटेम्प्टेड अ सेकंड अटेम्प्ट, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो भी नहीं हुआ? नहीं, वो भी नहीं है। फिर आपने क्या करा? फिर उसमें आई रियली, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और मुझे ये हिट हुआ, तो आई रिमेम्बर कि जब मेरे स्कूल का टाइम भी था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स जस्ट आए थे, एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। मैं स्कूल में सारे लेक्चर्स बंद कर सकता था, बट मैं कंप्यूटर का लेक्चर ऐसा था कि जो कभी भी बंद नहीं करता था। जो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे वो अच्छा भी लगता था कि कोई न्यू चीज थी। तो आई सैट विद माय डैड, मैं अपने पिताजी के साथ बैठा और मैंने अपने पापा को बोला कि देखो पापा, अगर मैं 12th भी कर लूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन भी कर लूँ, तो माय पापा वाज इन हार्डवेयर बिजनेस। तो मैं बोला वैसे भी मुझे वो हार्डवेयर बिजनेस आपको ज्वाइन करना ही है। तो मैंने अपने पापा को कहा कि जहाँ पे मेरे पापा का ऑफिस था, उधर ही कुछ ही दूरी पे एपटेक करके कंप्यूटर सेंटर था। तो मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं ये कंप्यूटर कोर्स करता हूँ साथ ही साथ में, और साथ ही साथ में मैं थोड़ी बिजनेस की ट्रेनिंग भी लेता हूँ आपके साथ। अगर 6 महीने में मैंने कंप्यूटर्स में कुछ कर लिया तो इसमें आगे चला जाऊंगा, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो 6 महीने में मैं बिजनेस इतना तो सीख ही लूंगा कि लाइक कि मैं आपको बिजनेस में सपोर्ट कर सकूं।
तो आंटी का क्या रिएक्शन था आपकी माँ का? आंटी का रिएक्शन तो मतलब ऐसा था कि शी वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी कि नहीं तू पढ़ाई कर, बट पापा ने मेरी बात को समझा। उन्होंने इस बात को बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप इसमें करो ताकि जीवन में आप कुछ कभी भी किसी के आंसू ना रह सको। तो माई मॉम वॉज नॉट इनटू इट, बट मेरे पापा ने फिर उनको समझाया कि देखो एटलीस्ट वो कुछ कर तो रहा है, कुछ भी नहीं करे और खाली काम पे ही रहेगा, इससे अच्छा कंप्यूटर न्यू था। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को समझाया, मेरे पापा ने एज आई सेड मुझे काफी मदद करी, मुझे मेरे कंप्यूटर्स के कैरियर में परस्यू करने के लिए और मुझे बिजनेस की ट्रेनिंग देने। तो स्कूल में बच्चे होते हैं नोटी टाइप के, आप किस टाइप के थे? नॉटी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई वाज नॉटी, बट यस आई वाज वेरी स्पॉटी। मेरे अंदर स्पोर्ट्स के लिए बहुत था। आई रिप्रेजेंटेड माय स्कूल। मैंने अपने स्कूल को कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, काफी सारे स्पोर्ट्स में प्रेजेंट भी किया, काफी ट्रॉफीज भी ली। तो यस, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई वाज नॉटी, बट यस आई वाज वेरी स्पॉटी। इस चीज से पेरेंट्स को अच्छा लगता था? हाँ, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता था, बट एज आई सेड कि मेरी मॉम बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही पर्टिकुलर थी, बहुत स्ट्रिक्ट भी थी, बट वो मेरे अच्छे के लिए थी। उनको ये सब चीज अच्छी तो लगती थी, पर उनका लास्ट में यही रहता था कि आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो टॉपिक्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने अर्निंग सोर्स कौन सी एज पे चालू कर दिया था? अर्निंग सोर्स मेरे ख्याल से व्हेन आई वाज 14 एंड 15 के 10th फेल करके तुरंत ही मैं मेरे डैडी के साथ बिजनेस पे लग गया था। एंड विद इन दिस 6 months माय फादर वाज इनटू बिजनेस ऑफ हार्डवेयर, और हमारा जो पूरा बिजनेस था नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर बट बिल्डिंग फिटिंग एंड हार्डवेयर में थे। तो हमारा जो था वो सप्लाई का काम था, एंड वी वर इन साउथ, मतलब साउथ रीजन ऑफ इंडिया, मतलब तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो मैं उनको पापा को सपोर्ट करने के लिए आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ हिम। तो मैंने बिजनेस 14 to 15 इयर्स में स्टार्ट कर दिया था। तो यू कैन से दैट आई स्टार्टेड माय अर्निंग व्हेन आई वाज 14 by 15। तो आपको गवर्नमेंट का काम कब मिला था? एक्चुअली गवर्नमेंट का काम मुझे इस तरीके से था कि मैं आगरा आया हुआ था, क्योंकि मेरी ससुराल जो है वो आगरा है, एंड मैं कुछ काम के लिए यहाँ पे आया करता था। तो आई यूज्ड टू सर्च कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इधर का सिस्टम वर्क करता है। तो मैंने उस वक्त आगरा में ताज महोत्सव के बैनर्स देखे, और जब मैंने वो बैनर्स देखे तो मैंने देखा कि वो पर्यटन विभाग से होता है। तो आई वेंट एंड आई अप्रोच यूपी टूरिज्म ऑफिस एट आगरा, एंड मैंने उनके साथ काफ़ी सारे आइडियाज शेयर किए। उनको आइडियाज काफ़ी अच्छे लगे, तो उन्होंने मुझे फिर सामने से इनवाइट किया कि व्हाई डोंट यू डू अ प्रोजेक्ट विद यूपी टूरिज्म विद आगरा ताज महोत्सव। सो यस, दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप विद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैंने ताज महोत्सव आगरा से गवर्नमेंट के लिए और यूपी टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया। आगरा का पेठा अच्छा लगता है? आगरा का पेठा तो अच्छा लगता ही है मुझे, पर आगरा के पेठा से ज्यादा मुझे आगरा की चाट बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ चाट। तो ब्रज में रहता हूँ, तो मुझे आगरा की, मथुरा की, हर जगह की चाट बहुत पसंद है। खास करके जो भल्ला होता है यहाँ का, मुझे भल्ला बहुत पसंद है। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज अब तो टोटली मैं डिजिटल वर्कआउट पे हो गया हूँ। मेरा पैशन हो गया है कि मैं किस तरीके से जो यंगस्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कैसे उनके साथ एक टीम मर्ज आउट करके, एक फॉर्म आउट करके मैं किस तरीके से डिजिटल क्रिएटर्स क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका डिजिटल की तरफ, यूथ की तरफ काफी पड़ाव है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जितनी फ्रीडम और जितनी अपॉर्चुनिटी और जितनी यंगस्टर्स को, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का काम हमें नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिला है, इससे पहले मैंने कभी कोई गवर्नमेंट में नहीं देखा कि स्टार्टअप्स को या यंगस्टर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए। आज भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें वर्ड लिया था फ्रीडम। आज हमारे पास ये फ्रीडम है कि जैसे अभी आपके माध्यम से आप हमें फिरोजाबाद महोत्सव में मिले थे, तो जैसे आपने देखा कि हमने 50+ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया,
जिसके एक फॉलोअर है हमने उसको भी अपॉर्चुनिटी दी, और जिसके लाखों फॉलोअर्स है हमने उसको भी अपॉर्चुनिटी दी। तो कोई भेदभाव नहीं है। आज हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम यंगस्टर्स को मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें। तो यस, आई स्टार्टेड अप दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप, एंड ये मेरा पैशन है। लाइक यू नो, अब मेरा पैशन ये हो गया। हाँ, बट अगर आप मुझे पहले आज भी अगर ये बात करें तो प्लेइंग क्रिकेट, फूड, मेरे को खाना तो पसंद है ही है मुझे, बट उसके साथ साथ में खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली बिरयानी इज माय फेवरेट। आप कितने तरीके की बिरयानी बनाते हाँ, मैं आपको 100 टाइप की बिरयानी खिला सकता हूँ। जो यहाँ पे लोग बना भी नहीं पाते? आपको जो आपका पसंद है, जैसे किसी को आलू पसंद है तो आई कैन मेक आलू बिरयानी। आपको जिस तरीके से चाहिए आई कैन मेक बिरयानी। बट यस, वेज, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मैं वेज को ही प्रेफर करता हूँ। एंड आई कैन मेक एन नंबर्स ऑफ बिरयानी व्हेन इट्स कम टू बिरयानी। बिरयानी इज माय फेवरेट फूड। मेरे को ये भी पता चला था कि आप बिरयानी खाने के चक्कर में हैदराबाद गए हैं। हाँ, मैं आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई विल शेयर दिस कॉन्वर्जेशन विथ यू, कि मेरा जो बिजनेस था मेरे पिताजी के टाइम पे, जैसे हमारा सप्लाई का जो वर्कआउट था, तो मैं आंध्र प्रदेश जाया करता था। तो आंध्र प्रदेश में दो सिटीज है, विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा। तो मेरा जो बिजनेस सेक्टर था वो सिर्फ यहाँ था। तो मैं जानबूझ के ना 1 वीक का प्रोग्राम बनाता था, और वो 1 वीक के प्रोग्राम में मैं क्या करता था कि 2 दिन विशाखापट्टनम रखता था और 2 दिन विजयवाड़ा रखता था, और 3 दिन मैं सिर्फ हैदराबाद रहता था। एंड आई यूज्ड टू स्टे इन अ होटल जो वेज बिरयानी प्रोवाइड करता था। एंड मैं सुबह अलग-अलग या सिर्फ एक ही? एक ही होटल में रहता था। एंड आई यूज्ड टू हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिरयानी। मतलब सुबह के नाश्ते में बिरयानी, दोपहर के खाने में बिरयानी, शाम का जो नाश्ता होता है ना, जो हम कभी ऐसे चाट पकौड़ा वगैरह खाते हैं, उसमें भी बिरयानी, रात के खाने में बिरयानी। एंड एज यू नो कि वी आर इनटू कंप्यूटर प्रोफेशन, तो लेट नाइट्स तो होती थी। तो लेट नाइट में भी जब वो होटल बंद होता था, उनका जो रेस्टोरेंट था वो बंद होता था, उस वक्त भी एंड होने से पहले भी एक बिरयानी, ताकि मैं जब भी सोऊं भी तो आई यूज्ड टू हैव बिरयानी। तो बिरयानी, उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप हाँ, उनका इतना, क्योंकि आई हैड सो मच लव फॉर फूड एंड सो मच पैशन फॉर बिरयानी, कि वो मुझे परमिशन तक देते थे कि यू नो मैं उनके किचन में जाता था, उनके किचन में उनको बताता कि आप इसको इस तरीके से बनाइए, आप इसको इस तरीके से बनाइए। इनफैक्ट उनके जो मेनू है, उनके मेनू में जो उनको रेसिपी पसंद आती थी, उन्होंने, अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे अब हैदराबाद गए हुए भी, बट उन्होंने अपनी जो बिरयानी की जो लिस्ट थी, जो उन्होंने मेरी रेसिपीज वगैरह रखी थी, उन्होंने उसमें ब्रैकेट में लिखा भी था बाय शेफ राहुल बिरयानी। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फूड के, हाँ, ये चीज को उन्होंने इतना पसंद है। अब कितना टाइम हो गया वैसे हैदराबाद को गए हुए अब तो काफी साल हो गया, बिकॉज जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ उसके 1 ईयर के बाद ही माई मॉम वेंट अवे, तो उसके बाद में जिम्मेदारियां आ गई एंड फैमिली आ गए। तो फिर मेरे को इतना ट्रैवलिंग साउथ में जाने का फिर मौका ही नहीं पड़ा, क्योंकि फिर हम यहाँ आ गए, यूपी टूरिज्म के साथ हमें प्रोजेक्ट करने को मिला, तो फिर हम ज्यादातर इसी में रह गए। अब आप मुझे यूपी बोलिए तो यूपी में आगरा, मथुरा, खैर मथुरा, गोकुल, वृंदावन, तो आप समझ लीजिए कि मेरी माता जी गोकुल से हैं, तो मैं तो ब्रज का ही हूँ अगर एक तरीके से कहा जाए, तो ब्रज में ही रहता हूँ ज्यादातर। अब मैं ज्यादातर बरसाने रहता हूँ, मेरी राधा रानी के चरण में रहता हूँ। हमने आपके 50+ फोटोज देखे, ओके, और मतलब 50+ ही ज्यादा देखे, उसमें लुक्स भी 50+ ही दिखे, मतलब अलग 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 अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि आई बिलीव इन लिविंग लाइफ। आई बिलीव कि अगर ठाकुर जी ने मुझे अगर कोई स्वरूप दिया है, मैं ठाकुर जी का और मेरी राधा रानी का श्रृंगार करता हूँ, तो मुझे मेरा श्रृंगार करना भी बहुत पसंद है। मैंने शुरुआत से अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दिया, जैसे अभी आपने बोला 50+, तो आपने जब देखा होगा कि आई वॉज वेरी बल्क, मैं बहुत ह्यूज बॉडी था, आई वॉज नॉट फैट बट आई वॉज अ जिमिंग पर्सन, तो मैं बहुत हैवी वेट रहा करता था। तो यस, मैंने अपने लुक्स के ऊपर भी हमेशा ट्राई किया, अभी भी ट्राई करता हूँ मैं, पर अब मैं थोड़ा सिंपल लुक्स में रहता हूँ। बट पहले जैसे कि आपने मेरे फोटोग्राफ्स पे काफी होमवर्क किया है,
तो आपने देखा होगा कि मैंने काफी लुक्स रखे हैं, क्लीन शेव में रखे हैं, बियर्ड में रखे हैं, तो मैंने काफी अलग शेप्स रखे थे। तो नॉट ऑन अ नॉटी साइड बट ऑन अ सेल्फ लव साइड आई स्टिल लव माई सेल्फ अ लॉट। एंड उस टाइम तो मेरा लव मेरे लिए बहुत ही अलग था। तो आई यूज्ड टू वेयर वेरी डिफरेंट थिंग्स। मेरे बेल्ट अलग होते थे, मेरे खुद के डिजाइन किए हुए कुर्ते होते थे, बेल्ट्स होते थे। मतलब मेरा जो कॉम्बिनेशन होता था शूज, मेरे शूज इतने बड़े बड़े भी हुआ करते थे। तो आई वॉज अ फ्लैम्बॉयंट गाय, यू कैन से आई वॉज वेरी फ्लैम्बॉयंट। आई हैव लिव्ड माई लाइफ माई वे। और मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि बी रिस्पेक्टिव, बी हम्बल, बी काइंड, बट ऑलवेज बी योर सेल्फ। एक साउथ का कोई एक्टर है RRR मूवी का, वो सेम टू सेम डिट्टो। एनटीआर लोग मुझे काफी रिसेंबल करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू साउथ, जब मैं साउथ में जाता था और मैं सिंपल बियर्ड की स्टाइल में रहता था, तो पीपल यूज्ड टू कम एट माय फीट। उनको ऐसा लगता था कि एनटीआर आ गया है, एंड यूज्ड टू टेल मी कि आप एनटीआर हो। मैं बोला नहीं यार, मैं एनटीआर नहीं हूँ, मैं राहुल शर्मा हूँ। हाँ, बट मेरा लुक काफी रिसेंबल करता है उनसे। बाय फेस ऑल्सो यस, दे से कि मैं उनको काफी रिसेंबल करता हूँ। तो आपका डाउनफॉल कब आया था? डाउनफॉल देखो यार, ये जिंदगी है। जिंदगी में आपके अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव तो चल ही सकते हैं, बट आई विल से कि मेरा डाउनफॉल मेरी लाइफ में जब आया, जब मेरी मम्मी ने मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक है भैया, जल्दी पी लो। हाँ, इसमें जो डाउनफॉल वाला है, इसमें आप बताना तो ठीक है, पर एक मोटिवेशन भी देना, तो उसको रील्स में थोड़ा ऐड करना। मोटिवेशन इन द सेंस, मोटिवेशन आप जैसे आपका डाउनफॉल हुआ, आप फिर आपने डाउनफॉल से कैसे निकले, उसको मोटिवेशन के उसमें बताना। हाँ ठीक है। हाँ सर, तो आपका डाउनफॉल कब आया था? डाउनफॉल देखो आर्यन जी, लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, सब चलता है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल जब आया, जब मेरे पहले तो पिताजी गए, और उसके 1 साल के अंतर्गत में जब मेरी मम्मी जी गई। क्योंकि उनके जीवन में मेरे जीवन से जाने के बाद मैं कहूँगा कि मेरा सही में डाउनफॉल आया, क्योंकि आई लिटरली वेंट इनटू लाइक अ डिप्रेशन। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के बिना अपनी जीवन कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी भी जीवन में मेरे मम्मी पापा के बिना रह पाऊँ। आई एम वेरी इमोशनेटिव, आई एम वेरी सेंसिटिव, बट मुझे आज भी याद है कि मैं अब तक अपने मम्मी को, अपने पापा को अपने घर में ढूंढता हूँ। तो मेरे लिए मेरा डाउनफॉल जब आया, जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ। उसके बाद में मेरा किसी भी चीज़ में ज़्यादातर मन नहीं लगता था, ना ही मेरा बिजनेस में, ना ही किसी चीज़ में। बट यस, आई वॉज मैरिड, मेरा सन था, मेरी वाइफ थी, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक वो एहसास हुआ कि मैं ये चीज़ को ज़्यादा लंबे तक कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। एंड वहाँ से आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेरा एक डाउनफॉल था। बट एज के ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी के आशीर्वाद था हम पे, हमारे परिवार पे, तो मैंने वहाँ से जब मेरा ये जो न्यू वर्कआउट स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आई केम इनटू आगरा, मैं आया करता था, फिर मैंने वो ताज महोत्सव से लिया, एंड आई स्टार्टेड अप वर्किंग विद अदर पॉलिटिशियन पीपल प्रोजेक्ट्स, एंड इसी तरीके से फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने काफी उस तरीके से डाउनफॉल देखा, पर मुझे एक बात मालूम था कि ये चीज आगे इतना जल्दी चल नहीं पाएगी, एंड आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग विद माय पैशन ऑफ डूइंग डिजिटल वर्क। इफ यू डोंट माइंड, आपने स्लीपर्स पहने या शूज क्यों नहीं पहने? मैंने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने, मैंने चप्पल क्यों नहीं पहने, इसका सबसे पहले जवाब देने से पहले मैं राधे राधे कहूंगा। क्योंकि मैं जब से अपने यूपी टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रज में रहने लगा, पहले तो मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा कि मैंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो मैंने मेरे संकल्प के लिए पहले मैंने अपने पैरों से चप्पल और स्लीपर्स को त्याग दिया था कि मेरा जब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा।
पर जैसे जैसे मैं आगे चलने लगा, मेरे जीवन में ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा करी, मुझे अपने आशीर्वाद में रखा, मुझे अपने शरण में लिया, तो मेरी एक धारणा होगी कि यार मैं ब्रज रहता हूँ, मैं उस पावन धाम में रहता हूँ जहाँ पे मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा ने, मेरे कृष्ण ने, मेरी राधा रानी ने, जहाँ पे उन्होंने चरण पादुका को नहीं अपनाया, तो मैं वहां पे कैसे अपनी चप्पलों को पहन सकता हूँ। एक तो हम उस पावन धरती पे चरण रख रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, और उसके ऊपर से मैं चप्पल और जूता पहनूं, ये आप खुद बताइए ना। अगर आज आप मंदिर जाते हो, या आप कोई भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप कभी भी अपने धर्म स्थल पे जाते हो, आप कभी चप्पल पहन के नहीं जाते। तो ब्रज धाम तो मेरा पूरा का पूरा ठाकुर जी का वास है, हमारी कण कण में ठाकुर जी हैं, तो जहाँ पे कण कण में ठाकुर जी हैं, वहां पे मैं चप्पल कैसे धारण कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आजीवन मेरे पैरों के लिए मैंने चप्पल और जूते जो कुछ भी है वो मैंने त्याग दिया। तो जब लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनको क्या बताते हो? अब आप इतना ब्रीफ में तो बता नहीं सकते। अरे नहीं यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और खास करके ब्रज में, क्योंकि ब्रज के हर एक लोगों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है। वो मुझे देखेंगे, कुछ भी होगा, कभी कभी तो चलने वाले भी जो लोग होते हैं ना, वो भी पूछ रहे थे, अरे भैया आपने चप्पल नहीं पहनी। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, अरे चप्पल चोरी हो गई क्या। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, हाँ नहीं, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। जब ब्रज में रहता है तो पूछते भी है, क्या परिक्रमा देख के आ रहे हो, क्या आप कहीं धार्मिक स्थल से आ रहे हो। तो मैं कभी कभी उनको वो बोल देता हूँ, कभी कोई अपने होते हैं तो बोल देता हूँ, और कभी कोई ऐसे ही मिलता है तो बोल देता हूँ, भैया मंदिर गया था, चप्पल चोरी हो गई, इसके लिए ऐसे घूम रहा हूँ। बिकॉज आपके मन में क्या है, आप क्या भावनाओं से किसी चीज को कर रहे हो, वो हर कोई समझे, ये भी जरूरी नहीं होता है। और हर चीज का प्रचार नहीं होता मेरे भाई। आप जीवन में अपने संकल्प के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने परिवार के लिए हर वक्त हर समय क्या करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप सबको हमेशा बता के करो। तो कुछ चीजें अंदरूनी होती है, और थोड़ा मजाक कर लेना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि कोई चप्पल चुरा गया, और कभी कभी ये भी होता है ऑन अ जोक साइड कि जैसे हम कभी कोर्ट गए काम से, कभी कहीं गए, तो हम वहां पे बोल देते हैं, भैया चप्पल घिसा है, इससे अच्छा तो हमने चप्पल पहनी छोड़ दी। तो लोग मुस्कुरा जाते हैं, लोग हंस जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बट बेसिकली क्योंकि मैं ब्रज में रहता हूँ, ठाकुर जी की कृपा है, और मैं मेरे ठाकुर जी के उस पे पैर रख रहा हूँ, यही बड़ी बात है। इसके लिए हमने जूता चप्पल ये सारी चीजें त्याग की। तो आपको कितना टाइम हो गया? ये मेरा 8वां साल है, ये दिस इज माय 8th ईयर गोइंग ऑन, कि जहाँ पे मैंने चप्पल पहनना वगैरह सारी चीजें छोड़ दी। तो जैसे आपको इनविटेशन मिलते हैं ना वेडिंग्स या प्रोग्राम, तब आप जब ऐसे जाते हो तो लोग क्या कहते हैं आपसे? शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी फैमिली भी थोड़ा ऑड फील करती थी कि आपने इतना अच्छा ड्रेसअप किया है बट आपने नहीं पहना है। बहुत लोग ये भी बोलते थे, यार सूट पहना है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर आपने पैरों में चप्पल नहीं पहने। बट इट इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड फॉर अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको बोला कि जीवन में दूसरों को खुश रखना, ये सारी चीजें जरूरी है, बट आपका खुद का खुद होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे बात मेरे ठाकुर जी की आती है, मेरे राधा रानी की आती है, तो वहां पे मैं किसी चीज की कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। शादी हो, कोई बड़ा त्योहार हो, इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी से मिल चुका हूँ या मैं कितने भी बड़े ऑफिशियल से मिलूं, क्योंकि मैं, जैसे आप जानते हैं कि आई एम इनटू टूरिज्म डिपार्टमेंट, मुझे काफी बड़े ऑफिशियल से मिलना होता है, डीएम सर हो गए, कमिश्नर्स हो गए, बट मैंने आज तक कभी भी किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए मैंने आज तक कभी भी चप्पल नहीं पहनी। मैंने कभी भी शूज। मोदी जी का क्या रिएक्शन था जब आप? उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अरे आप चप्पल पहन के नहीं आए। तो आई सेड अबाउट जो मैंने आपको कहा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विदाउट इट। उन्होंने कुछ बोला नहीं उस चीज के लिए, बट उनके अंदरूनी मुस्कुराहट ने मुझे काफी कुछ कहा कि दैट ही लाइक दैट थिंग अबाउट। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम फेस हुई होंगी, छाले आए होंगे बहुत? हाँ यस, शुरुआत में तो काफी प्रॉब्लम होती थी, खास करके लाइक यू नो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम बॉम्बे रहते थे, तो बॉम्बे में इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बॉम्बे में आपको 12 के 12 साल ऑलमोस्ट एक जैसा क्लाइमेट होता है। खाली एक बारिश है जो हमारे बॉम्बे में काफी अच्छी होती है, बट मेरा ज्यादातर जो रहना होता है वो मेरा यूपी में होता है।
एंड यूपी में आपको मालूम है कि सर्द होती है तो हम माइनस डिग्रीज में भी जाते हैं, और गर्मी होती है तो प्लस की जो डिग्री होती है, मतलब यहाँ पे एसी चलना बंद कर देते हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। तो मैंने वो पल भी देखा है भाई, जहाँ पे लाइक यू नो के कैसे कहूँ कि जब गर्मी होती थी ना भाई, तो मैं भागता था, क्योंकि वो इतनी गर्म होती थी कि मेरे पैर सहन नहीं कर पाते थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर के आई वॉज इन भरतपुर, एक टाइल्स लगी हुई थी, काफी गर्म था, और इतना गर्म था कि आई वॉज रनिंग, और इतने मेरे पैर ये हो गए थे कि वो आप वो देखते हैं ना कि जब कुछ गर्म होता है या कुछ छाले होते हैं तो कैसे वो ब्रीज होती है, बबल्स, आई कैन सी दैट बर्निंग बबल्स ऑन माई फीट, वो कैसे बबल हो रहे हैं। और मैंने वो वक्त भी देखा है भाई, जहाँ पे दिल्ली की सड़कों पर, ब्रज की सड़कों पर इतनी ठंडी कि मतलब बिल्कुल सहा नहीं जाए, मेरी तबीयत भी खराब हुई। बट एक संकल्प होता है, ठाकुर जी ने मुझे इस क्षण से भी निकाला, और अब तो 8वां साल है मेरा, अब तो मुझे एक्चुअली बोलो तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, बट पहले मेरे लिए ये काफी चैलेंजिंग था। तो आपके माइंड में कभी ये आया था कि सॉक्स पहन के चलो ठीक है सॉक्स? मुझे बहुत लोगों ने बोला, मुझे बहुत लोगों ने राय भी दी कि आप सॉक्स पहन लिया करो, एटलीस्ट ठंडी में तो पहन लिया करो। आज भी मेरे प्रियजन जो है मुझे वो बोलते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ब्रज में रहने के बाद में ये भी कहा कि जैसे साधु संत जो लकड़ी के पहनते हैं वो पहन लो, बट अगर वही पहन के करना है तो फिर वो संकल्प कैसे हुआ, फिर वो तपस्या कैसे हुई? तपस्या तो वही होती है ना भाई जिसमें आपको तपना पड़े। ये मेरा तप है, ये मेरी तपस्या है। और तपस्या में फिर आप ये मेक ओवर करो, ये मेरा मन गवारा नहीं करता। इसके लिए अब तो हम सेटल हो चुके हैं, और जब राधा रानी की कृपा होती है तो फिर ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले हो? प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग थी हमारी पहली मुलाकात, खास करके। कब हुई थी? मेरी प्रेमानंद जी से मुलाकात जैसे कि इस वक्त 2025 चालू है, मेरी 2024 में हुई थी, वो भी इस वक्त नवंबर दिसंबर की वक्त हुई थी। आई रिमेम्बर मैं वृंदावन की परिक्रमा दे रहा था। मैं इंद्रेश जी को बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे उनकी कथा जब मैं सुनता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं ज्यादातर गोवर्धन की, क्योंकि हम ब्रज से, मेरी मम्मी गोकुल से है, मेरी दूसरी मम्मी जिनको मेरी माँ ही मानता हूँ, मेरी पप्पो मौसी, पर उनको मैं मेरी पप्पो मम्मी बोलता हूँ। मेरे बीनू पापा, मतलब जो मेरे मौसा जी हैं, अब भी मेरे माँ बाप हैं जिनको मैं अपना सर्वस्व मानता हूँ। तो वो मथुरा रहते हैं। मेरी एक मौसी है जो गोवर्धन रहती है, तो मैंने गोवर्धन की भी परिक्रमा दी हुई है, मैंने गोकुल की भी परिक्रमा दी हुई है। जब मैं वृंदावन की परिक्रमा दे रहा था तो मैं रात के समय दे रहा था, एंड परिक्रमा के बीच में यमुना तट आता है, तो मैं यमुना के तट पे बैठ के हमारे इंद्रेश जी की, यमुना महारानी की कथा सुन रहा था। और वो सुनते सुनते फिर मैंने वापस से अपना परिक्रमा का जब शुरू किया, तो आप विश्वास मानिए, मुझे इतना आइडिया था कि प्रेमानंद जी 1:30-2 बजे निकलते हैं। मेरे को ऐसा कुछ उस वक्त ऐसा आइडिया नहीं था, पर राधा रानी की कृपा थी उस वक्त, मुझे उनको दर्शन भी करवाने थे, मिलवाना भी था। तो मैं जब वो परिक्रमा देते हुए मुझे लेट हो गई थी, और लोग कहीं पे एक जगह पे एकजुट हो रहे थे एंड के आने के बाद, तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ अभी प्रेमानंद जी आने वाले हैं। तो मैं उस मार्ग पे गया, मैंने सबसे पहले उनके जो दर्शन किए वो परिक्रमा मार्ग पे किए। परिक्रमा मार्ग पे किए तो फिर जैसे कि उनके जो भक्त होते हैं या उनके साथ जो चलते हैं, मैंने उनके पास से एक इंफॉर्मेशन ली। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम उनसे किस तरीके से मिल सकते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है। तो फिर मैं उनके पास वहां पर गया, उनके साथ जो व्यक्तिगत वाला जो सेशन होता है, मैंने वहां पर भी उनके साथ मुलाकात की। और उसके बाद में जो समूह होता है, मैं वहां पर भी जाके उनके थोड़ा सा पॉज करेंगे। वहाँ पे वो कितनी देर के लिए मिलने का टाइम मिलता है? देखिए, आधा 1 घंटा तो आपको इजीली मिलता ही मिलता है, बाकी उनके स्वास्थ्य के ऊपर है और जो वार्षिक चर्चा होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है।
तो जब आप मिले आगे क्या हुआ था सर? मतलब प्रेमानंद जी के हाँ, साथ हाँ। देखिए, प्रेमानंद जी एक, तब आपने चप्पल तब तैयार की थी? हाँ मैं आपको ओके, जब ओके, तो मेरा आपने उनको 2020 बताया? यस, देखिए उनके साथ मेरी ऐसी व्यक्तिगत बातचीत तो नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, उनको जब मैं देख रहा था तो मेरे आंखों में से अश्रु बह रहे थे और मैं खाली उनको देखे जा रहा था। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आपने मुझे पूरे फिरोजाबाद महोत्सव में देखा है, मैं बहुत लिमिटेड स्पीकर हूँ, मुझे बहुत कम बोलने की आदत है। मैं ज्यादा जब भी बोलता हूँ जब मेरा कोई ट्रेनिंग सेशन होता है या किसी के कोई प्रश्न होते हैं। तो एज सच मेरे मन में कोई ऐसी जिज्ञासा भी नहीं थी कि मैं उनको कोई अपने लाइफ से लेके प्रश्न पूछूं, क्योंकि जब आपके पास ठाकुर जी का साथ होता है तो वो जो उन्होंने मुझे प्रेमानंद जी से मिलाया वो ठाकुर जी का भोग था, वो मेरे लिए प्रसाद। वीडियो चल रही है? तो आप जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जन्माष्टमी तो मेरे ठाकुर जी का जन्म दिवस। अब मैंने हमेशा सोचा था कि मैं गोकुल में, मथुरा में जन्माष्टमी जरूर मनाऊंगा, बट मुझे भीड़ भाड़ थोड़ी कम पसंद है, मैं ज्यादा पसंद नहीं करता भीड़ भाड़। बट मैं मेरे ठाकुर जी का जन्म दिवस, जन्माष्टमी मेरे घर में बनाता हूँ। और अब तो मेरी बेटी है मेरे साथ, बड़ी चंचल है, बड़ी कोमल है, मैं उसको ठाकुर जी बनाकर, उसका श्रृंगार कर उसके साथ भजन करता हूँ, उसके साथ नाचता हूँ, कूदता हूँ। और मेरी ये महारानी है, ये जो वो मेरी राधा रानी है। अगर मेरी राधा रानी कुछ है तो मेरी बेटी है, उसका नाम है याना। मैं उसे काव्या उसका एक्चुअल नाम है, बट हम उसे प्यार से याना बोलते हैं। तो जो मेरी याना ठाकुर है वो हम हमारे घर में ही मटकी लगाते हैं, पहले हम रास करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, फिर मैं मेरे ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठाकर फिर वो मटका फोड़ेगी और हम इसी तरीके से हमारे घर में जो है वो जन्माष्टमी का महोत्सव है। आप मुंबई से हो, राइट? तो हाउ यू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी पूरे महाराष्ट्र, देखिए गणपति जी को तो सब वंदन करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी शुभ कार्य आप गणेश जी से के बिना शुरू कर ही नहीं सकते। हमारे महाराष्ट्र में प्रथा है कि घर में गणपति लाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इमोशनेटिव भी है। और ये इस तरीके से हुआ था कि जब मेरे पापा को फर्स्ट हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद मैंने मेरे घर में गणपति लाने शुरू किए। हमारे घर पे पहले गणपति का आगमन हुआ और हमारे घर पे गणपति का जब आगमन हुआ तो सब मिलने आए, जुलने आए। पापा को जब जो हेल्थ पूछने भी आए तो उस वक्त पॉजिटिव साइड था, क्योंकि उसके पहले जब भी कोई पूछने आते थे तो डैड यूज्ड टू बी कि यार लगता है मैं बीमार हूँ सब। पर गणपति के आने के बाद में एक अलग पॉजिटिविटी होती है, एक अलग वाइब्स होती है। और जैसे कि यहाँ पे ठाकुर जी हैं, तो वैसे हमारे ठाकुर जी के स्वरूप में हमारे गणपति जी का महाराष्ट्र में जो लाल बाग के जो राजा है वो काफी प्रसिद्ध है। वहाँ पे साक्षात हमें, आपको ऐसा फील होगा कि ठाकुर जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं। तो हम हमारे घर पे पहले 1.5 दिन के गणपति लाते थे स्टार्टिंग में, फिर हमने 5 दिन के शुरू किया, फिर हमने 7 दिन के शुरू किए। और मैंने फिर एक प्रथा बना दी, जैसे ही हमारे घर पे विसर्जन होते हैं, हम इको फ्रेंडली गणपति जी ही लाते हैं। तो जब हमारा विसर्जन होता है और विसर्जन के बाद में जो हमारे गणपति बापा के, हमारे गणेश सेवा की जो पहली मिट्टी होती है वो लेकर मैं मेरे घर से, जो कि मीरा भाईंदर में स्थित है, वहां से लालबाग मैं पैदल जाता हूँ। 38 के, अच्छा आप पूरा होमवर्क कर गया है। यस, 38 किलोमीटर है वो मेरे घर से। तो 38 किलोमीटर आई गो बाय वॉकिंग एंड पूरे रात भर। तो आप कितने बजे निकलते थे? ठीक है, ज्यादातर हमारे घर पे मतलब मेरे फैमिली, मेरे कजिन्स हैं, तो हमारे कजिन्स वगैरह सब आते हैं, जो गेस्ट वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो पहले घर में सब सेलिब्रेट करते हैं, साथ में प्रसाद पाते हैं। और जब तक प्रसाद पा रहे होते हैं, विसर्जन हो गया होता है, तो जब तक उनकी मिट्टी जो थोड़ी पिघल जाती है
वो लेते ही फिर मैं निकल जाता हूँ। तो रात के 12 बजते हैं, कभी 1 आप बजते अकेले? हैं। मैं अकेला, क्योंकि 38 किलोमीटर हर कोई ये संकल्प में नहीं आता, क्योंकि हर किसी के लिए वॉकिंग एक टास्क होता है। तो मुझे लगता है जितना मैं चलाऊंगा ना, अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बन रहा होगा तो डेफिनेटली बन गया होगा अब तक। तो यस, आई वॉक 38 किलोमीटर्स। मैं मेरे गणपति बापा के पास जाता हूँ, उनके पास पहली मिट्टी रखता हूँ और उनको यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक प्रथा है आर्यन कि जब गणपति जी का विसर्जन होता है तो जितने लोग आए हुए होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो उनके कान में अपनी विश कहते हैं। और जब सब कह लेते हैं उसके बाद में मैं उनके कान में एक ही बात कहता हूँ कि ठाकुर जी, इन सब ने जो कुछ भी कहा है, इनकी जो कुछ भी मनोकामना है, वो आप पूरी कीजिए। और उसके बाद में वो जो गणपति जी की पहली मिट्टी का जो स्वरूप आता है, वो मिट्टी का स्वरूप लेकर मैं मेरे लालबाग के राजा के पास जाता हूँ, क्योंकि लालबाग के राजा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और वो मिट्टी उनको भेंट करके यही प्रार्थना करता हूँ, यही आपका अंश है, इसी में सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छा, सब इसमें सम्मिलित है। कृपा करके इसको आप अपने पास रखिए और सारे लोगों की मनोकामनाएं वो पूरी कीजिए। लाल बाग के राजा में वीआईपी एंट्री और नॉर्मल एंट्री ऐसी क्यों बना के रखी है? देखिए, हमें समझना होगा ये चीज को। 11 दिन के गणपति जी होते हैं एंड महाराष्ट्र, खाली लाल बाग के राजा में सिर्फ महाराष्ट्र से लोग नहीं आते, खाली मुंबई के लोग दर्शन करने नहीं आते, पूरे भारत वर्ष से आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार जाते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो है, माननीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने आज तक लाल बाग के राजा के कभी भी दर्शन मिस नहीं किए, तो वो दर्शन करने आते हैं। तो आप खुद सोचिए, इतने लोग अगर आते हैं तो वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के समिति को, वहाँ के कमेटी को कुछ न कुछ तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। इसके लिए वहाँ पे वीआईपी और नॉर्मल का जो है वहाँ पे, इसके लिए वो चीज की है। और लोग इसको अलग कंट्रोवर्सी बना देते हैं कि ये गलत है। देखिए, अब आप ब्रज से हैं, अब आप यहाँ से हैं, अब आप बांके बिहारी जी के पास भी जाते हैं। बांके बिहारी जी के यहाँ पर भी काफी भीड़ होती है, वहाँ पे भी वीआईपी एंट्री होती है। वहाँ पर भी वीआईपी एंट्री होती है, बट वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं जरूरी है, क्योंकि देखिए, जिनको हम वीआईपी कहते हैं उनको वीआईपी कहने का रीजन इसलिए नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या वो कोई सेलिब्रिटी है। हमें ये समझना होगा कि वो हमारे ही अंश है, जो हमारे लिए, हमारे देश को कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके लिए वो समय वो नहीं करवा पाते। अगर आज वो उतने समय उधर देंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारे देश को, हमारी चीजों को नुकसान होगा। तो इसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट हमें इसमें थोड़ा कोऑपरेट और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज उनके लिए भी प्रॉब्लम है। अगर आज आप देखेंगे तो जो वीआईपीज हैं, अगर आप उनको आज पर्सनल लेवल पे पूछोगे तो उनको भी ये चीज के लिए तकलीफ होती है कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। बट कुछ चीजें जिम्मेदारी की होती है, कुछ हमें भी एज अ जनता समझना चाहिए कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। टुडे हु इज अमित शाह? टुडे कौन है अमित शाह जी? आज कौन है प्रधानमंत्री जी? हमारे मोदी जी हैं। अगर आज हमारी वजह से उनका समय अगर बचता है, वो कोई ज्यादा समय तो नहीं लगाते, वो तुरंत अपना कार्य करते हो, कार्य करके जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने के हम जल्दी से जल्दी कर सके। तो हमें इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें इसको एक सकारात्मक रूप से लेके इसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये चीजें और मोस्ट ऑर्गेनाइज वे में और मोस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में हो सके। तो मुंबई में लाल बाग के राजा के अलावा और कौन से बड़े गणपति बनाए जाते हैं? बहुत सारे हैं। उसके आगे चिंतामणि जी आते हैं, काफी। वैसे तो देखिए, ऐसे कोई स्पेसिफिकली हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, हाँ, बट जैसे ये बहुत पुराने हैं, जैसे लालबाग हो गए, चिंतामणि हो गए, भुवनेश्वर के हो गए, क्योंकि यहाँ से ही, जैसे आप बोलेंगे ना, लोकमान्य, ये गणपति जी की शुरुआत हमारे महाराष्ट्र में हुई कहाँ से, ये आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि लोकमान्य तिलक जी ने आजादी के, स्वतंत्र के नारे को घर घर तक पहुंचाने के लिए गणपति जी की स्थापना रखी थी, ताकि गणपति जी के दर्शन के लिए लोग आए और वो अपने मैसेज को, अपने जो उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी है वो कर सके। तो ये जो लालबाग के राजा हो गए, चिंतामणि जी हो गए, ये सारे
उस समय से शुरू हुई। इसके लिए ये जो चीजें काफी फेमस है हमारे बॉम्बे में, हमारे महाराष्ट्र में। अभी पूना में आते हैं, दगड़ू सेठ आते हैं। आप पूना के गणपति जी विजिट करोगे तो आपको तो अद्भुत नजर आएगा। अभी आपको मैं रिसेंटली बताऊं, हमारे पूना में मोदक के, सिर्फ मोदक के गणपति बनाए गए थे, बहुत बड़े विशाल। मुझे हाइट और फीट का इतना अंदाजा नहीं है, मैं तो आज की तारीख में भी किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर का मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं 10वीं फेल हूँ शायद। मुझे ये कैलकुलेशन वर्क नहीं आता। बट उसका सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे क्या लगी मालूम है आर्यन भाई, कि वो जो मोदक था, जब आखिरी दिन था तो वो विसर्जन नहीं किया गया था। वो जो मोदक का जो प्रसाद है, जो भक्त आता था, वो भक्त को वो एक एक निकाल के, वो गणपति जी से वो मोदक निकाल के उनको प्रसाद दिया जा रहा था। तो ना वेस्टेज हुआ, ना पानी वेस्टेज हुआ, और सबके स्वरूप में गणपति जी एज अ प्रसाद के स्वरूप में गए। तो काफी क्रिएटिविटी होती है महाराष्ट्र में गणपति जी को लेके। एक 11 दिन का एक ऐसा उत्सव होता है, एक ऐसा माहौल होता है, और ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है कि आप अगर एक्चुअली चौपाटी चले जाएंगे, आप जैसे आपने देखा होगा, आप बांके बिहारी जी जाते हैं, आप कोई भी यहाँ के हमारे राधा रानी के मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भक्त लोग कैसे फूट कर रोते हैं। आप खुद सोचिए, 11 दिन जब हमने हमारे ठाकुर जी की बैठ के सेवा की है और जब वो चले जाते हैं, तो वो मोमेंट हर किसी के लिए कितना इमोशनल होगा। तो आपका विजन क्या है? मेरा विजन देखिए, मैं इसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे विजन के पीछे आज नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो डिजिटल को लेके जो पहल की और जो हम जैसे युवकों को हिम्मत दी कि आप इसमें अपने कैरियर को चुने, इसको आगे लेके जाए। मेरा विजन यही है कि आज की तारीख में जो भी बच्चा अपने आप को या अपने कैरियर को एक डिजिटल के माध्यम से आगे लेके जाना चाहता है, मैं उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करूं कि जिसकी वजह से आज जैसे आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आज आपने एक पॉडकास्ट किया। आज आपने पॉडकास्ट क्यों लिया? क्योंकि मोदी जी ने पॉडकास्ट को शुरू किया। आज मोदी जी ने पॉडकास्ट को शुरू किया तो लोगों ने उसको सुनना शुरू किया। आज सुनना शुरू किया तो जब भी तो आज आप अपने पैशन को, इस चीज को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आज की तारीख में तो आपने देखा कि कितनी अपॉर्चुनिटी फैल चुकी है। आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड हु वांट्स टू मेक हिज कैरियर इन डिजिटल, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो कि वो अपने डिजिटल को सिर्फ अपना पैशन तक ही नहीं रखे, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करे, उसको इस तरीके से आगे लेके जाए। क्योंकि देखिए, हमें समझना होगा आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। आप मेरा प्रिंट मीडिया से या किसी भी चीज से कोई विवाद नहीं है, बट आज आप वो पढ़ने से पहले आपके पास जो न्यूज है वो आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है। तो जब वो सोशल मीडिया का है माध्यम, तो उस माध्यम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उस पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इस तरीके से आए कि भारत का नाम एक सकारात्मक रूप में और एक अलग रूप से देखा जाए। तो मेरा विजन तो इस वक्त, मतलब मैं पूरी तरीके से जो वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वो यही कर रहा हूँ कि हर कोई बच्चा जो अपने आप को डिजिटल के माध्यम से आगे लेके जाना चाहता है, वो डेफिनेटली इसको आगे लेके जाए। What do you think about चर्चा टॉक्स? कैसा लगा आपको? चर्चा टॉक्स के बारे में मैं इसके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो या आपने मेरा इंटरव्यू लिया, या इसके लिए मैंने फिरोजाबाद में जब आपके पॉडकास्ट की चीजों के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, और उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपका अप्रोच, आपका जो विजन है, आपका जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, आप जिस तरीके से पॉडकास्ट को एक नया रूप देना चाहते हो। देखिए, एक जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, पॉडकास्ट भी है, पर आपका पॉडकास्ट लेने का तरीका, आप जो पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक जो पहुंचाना चाहते हैं, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा। There are so many people who have approached me for my personal interview, for my podcast, पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पूरे पॉडकास्ट में आपको देख के, आपके कैमरा को देख के पहली बार ये बोल रहा हूँ
दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू, दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि ये बच्चे का मुझे जो ऑनेस्टी फील हुई और मन से जो काम करने का लगा वो मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं सिर्फ फिरोजाबाद वालों से नहीं, मैं वो हर व्यक्ति से जो आगे बढ़ना चाहता है या जो अपना पॉडकास्ट करवाना चाहता है, प्लीज कनेक्ट विद दिस बॉय, विद दिस गाय, ही विल गिव यू द बेस्टेस्ट ऑफ थिंग। क्योंकि इस बच्चे ने इस पॉडकास्ट के शायद जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत मैंने अब तक किसी भी पॉडकास्ट वालों को करते हुए नहीं देखा। उनको लोकेशन चाहिए, उनको 10 चीजें चाहिए, उन्होंने आके मुझे 10 चीजें बोलते हैं, सर हमें इमोशनल चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए, हमें उस तरीके से चाहिए। मेरा भी पहला क्वेश्चन इस बच्चे से यही था। इस बच्चे ने मुझे एक ही बात बोला, सर आपके मन में जो है आप उस तरीके से बात कीजिए, हमें कोई भी फिल्टर टॉक नहीं चाहिए। ये चीज ने मुझे आपसे इतना कनेक्ट किया कि आई रियली अग्रीड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आपका करियर इस पॉडकास्ट में वैसे ही बहुत आगे जाने वाला है। बट माई बेस्ट विशेष, माई रिगार्ड्स टू यू। और आप इसमें इतना अच्छा आगे करोगे कि मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आज आप ये बात मेरे पॉडकास्ट से, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, आप मुझे फॉलो करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम है। बट आज की तारीख, आज की डेट, आज का ईयर आप देख लीजिए एंड 1 ईयर के बाद इस बच्चे के साथ पॉडकास्ट लेने के लिए बड़े से बड़ा व्यक्ति भारत का लाइन में खड़ा रहेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ये बच्चे के ऊपर राधा रानी की कृपा है। इसी ईमानदारी से काम करते रहो, इसी तरीके से आगे बढ़ो। वी ऑल आर विद, माय बेस्ट विशेस आर विद यू एंड अब राधा रानी की कृपा आपके पास जरूर है। राधे राधे।